नमस्कार दोस्तों, कोरोना की इस दोपहर में मैं आपको सुना रही हूँ मंगलेश डबराल जी की कुछ और कविताएं। प्रिय कवि हैं हमारे। कुछ एक कविताएं मैंने पहले सुनाई हैं और अभी 4 सुनाऊंगी। पहली कविता का शीर्षक है आईने। आईनों के बारे में अनंत लिखा जाता रहा है, लेकिन यह तय है कि आईना इजाद करने वाला मानवीय दुर्बलताओं का कोई विद्वान रहा। आईने के सामने आदमी वे हरकतें करता है जो हर हाल में असामान्य कही जाएंगी। वह घूर घूर कर देखता है, नथुने फुलाता है, दांत दिखाता है और भौहें टेढ़ी करके देखता है कि किस तरह वह कितना सुंदर दिखता है। ये चीज़ें बंदरों से हमारा रिश्ता प्रमाणित करती हैं। हालांकि आईनों से बंदरों के लगाव के बारे में कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग अपने चेहरे इस तरह बनाए रहते हैं जैसे वे आईना देख रहे हैं। वे किसी चेहरे को नहीं पहचानते। ऐसे लोग समाज में काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। ऐसे लोग समाज में काफ़ी ताकतवर माने जाते हैं। वे हर चेहरे को आईने की तरह निहारते हैं और अपनी सुंदरता पर धीमे धीमे मुस्कुराते रहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वे सिर्फ नथुने फुलाते हैं, दांत किटकिटाते हैं, भौहें तानते हैं और घूरते रहते हैं। तो ये थी कविता आईने। और अगली कविता का शीर्षक है थोड़ी देर के लिए। कितनी खूबसूरत मनोवैज्ञानिक कविता है ये। आपके चेहरे के जो भाव पढ़ने वाली राजनीति है कि अब आपके चेहरे पे क्या है और हम उसको ऐन बयां कर देंगे, इस पर भी करारा प्रहार करती है ये कविता। तो दोस्तों, अगली कविता कुछ देर के लिए। कुछ देर के लिए मैं कवि था, फटी पुरानी कविताओं की मरम्मत करता हुआ, सोचता हुआ कविता की ज़रूरत किसे है। सोचता हुआ कविता की ज़रूरत किसे है। कुछ देर पिता था अपने बच्चों के लिए, ज़्यादा सरल शब्दों की खोज करता हुआ। कभी अपने पिता की नकल था, कभी सिर्फ अपने पुरखों की परछाई। कुछ देर नौकर था सतर्क सहमा हुआ, बची रहे रोज़ी रोटी कहता हुआ। कुछ देर मैंने अन्याय का विरोध किया, फिर उसे सहने की ताकत जुटाता रहा। मैंने सोचा मैं इन शब्दों को नहीं लिखूंगा जिनमें मेरी आत्मा नहीं है, जो आतताइयों के हैं। मैंने सोचा मैं इन शब्दों को नहीं लिखूंगा जिनमें मेरी आत्मा नहीं है, जो आतताइयों के हैं और जिनसे खून जैसा टपकता है। कुछ देर मैं एक छोटे से गड्ढे में गिरा रहा, यही मेरा मानवीय पतन था। मैंने देखा मैं बचा हूँ और सांस ले रहा हूँ और मैं क्रूरता नहीं करता, बल्कि जो निर्भय होकर क्रूरता किए जाते हैं, उनके विरुद्ध मेरी घृणा बची हुई है, यह काफ़ी है। बचे खुचे समय के बारे में मेरा ख्याल था, मनुष्य को 6 या 7 घंटे सोना चाहिए। सुबह मैं जागा तो यह एक जानी पहचानी भयानक दुनिया में फिर से जन्म लेना था। यह सोचा मैंने कुछ देर तक। दोस्तों, मैंने कहा कि मैं 4 कविताएं पढ़ूंगी, लेकिन मैं 5 पढ़ती हूँ, क्योंकि इस कविता को पढ़ने के बाद एक और कविता पढ़ने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है, जिसका शीर्षक है नींद की कविता। नींद की अहमियत इस बात से जाहिर है कि उसके बिना हम अपने को जागा हुआ नहीं कह सकते। नींद की अहमियत इस बात से जाहिर है कि उसके बिना हम अपने को जागा हुआ नहीं कह सकते। नींद का वर्णन करने के लिए पहाड़, समुद्र, जंगल और रेगिस्तान जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, पर तब भी नींद के रहस्य नहीं खुलते। आसानी के लिए हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं छायाएं दिखती हैं, वे नींद की छायाएं हैं हमारी अपनी छाया हमारी नींद के अलावा कुछ नहीं है।
भूख से परेशान लोग अक्सर नींद से काम चलाते हैं। कोई अपने घोड़े दौड़ाता हुआ उनके पास से गुजर जाता है, तब भी वे नहीं उठते। दूसरी ओर कुछ लोग अनिद्रा की शिकायत करते नजर आते हैं। नींद की गोलियां उनके पेट में खिलखिलाती हैं। वे हमेशा दूसरों की नींद तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह कहानी सभी को मालूम होगी कि किस तरह एक सम्राट ने एक भूखे आदमी की नींद खराब करने के लिए उसे अपने मखमल के बिस्तर पर सुला दिया था। आधी रात किसी आहट से चौंक कर हम उठ बैठते हैं, चारों ओर देखते हैं। अंधेरा एक प्राचीन मुखौटे की तरह दिखता है। कोई है जो बार बार हमारी नींद तोड़ता है। कोई है जो बार बार हमारी नींद तोड़ता है। कोई सपना या कोई यथार्थ, शायद दंत कथाओं से निकला हुआ कोई सम्राट, शायद दुनिया को बार बार खरीदता और बेचता हुआ कोई आदमी जिसे नींद नहीं आती। बेहद खूबसूरत कविता। कई बार हम भी परेशानियों में रात जाग लेते हैं, लेकिन अमूमन मेरी भी एक कविता है जो एक समय साहित्य रागिनी नाम की एक वेबसाइट पे प्रकाशित हुई थी, नियामत नींद से सो जाना। वो कविता दोस्तों मिल ही नहीं रही है। गणेश जी की एक और कविता याद आती है कि पहले जब चीज़ें खोती थी माँ ढूंढ देती थी, अब वो ज़माना नहीं है। वो कविता ऑनलाइन भी थी, तमाम था, लेकिन फिर भी देखिए हो सकता है कि मिल जाए। वो कविता मैंने कैलगरी हॉस्टल में लिखी थी और बहुत सी बातें थी उसमें, उस पर बाद में। फ़िलहाल अगली कविता जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, अगली दो वो दिल्ली पर हैं। दिल्ली 1 और दिल्ली 2। बहुत खूबसूरत नज़ारा दिल्ली का भी आपके सामने आने वाला है। दिल्ली 1। 10 लोगों का परिवार मारुति डीलक्स में ठूंसा जा रहा था। दोस्त से गहन चर्चा में लीन चित्रकार सामने से आती बस देख सहसा लपक पड़ा। कोने में एक औरत अपने बच्चे को पीट रही थी। एक नौजवान खुलेआम एक युवती से प्रेम करने का स्वांग करता था। एक आदमी कुहनियों के अगल बगल धक्के मारकर काफ़ी आगे निकल गया। कंप्यूटर के सामने बैठा दिल का मरीज सोचता था, देश का इलाज कैसे करूं। आलिशान बाजार के पिछवाड़े एक वीर पुरुष रो रहा था जिसे वीरता की बीमारी थी। एक सफल आदमी सफलता के गुप्त रोग का शिकार था। एक प्रसिद्ध अत्याचारी विश्व पुस्तक मेले में हंसता हुआ घूम रहा था। एक प्रसिद्ध अत्याचारी विश्व पुस्तक मेले में हंसता हुआ घूम रहा था। इस शहर में दिखाई देते हैं विचित्र लोग। मेरे शत्रुओं से मिलते हैं उनके चेहरे। आरामदेह कारों में बैठकर वे जाते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की ओर। वो तो हमारे लेबरर्स भी जाते हैं, लेकिन ये बहुत ताकतवर लोग हैं जिनकी बात हो रही है। और दोस्तों, अब 5वीं और इस सेशन की आखिरी कविता, दिल्ली 2। इसमें देखिए दिल्ली का क्या चित्र उभरता है। दिल्ली वो नगरी है जिसने हमारी जान को फ़िलहाल सांसत में डाल रखा है ना। राजनीति का भी समय है, कोरोना का समय। तो ये तो पहले की लिखी हुई कविताएं हैं, 90s अर्ली 90s की अधिकांश कविताएं हैं ये, और बेहद खूबसूरत। दिल्ली 2। सड़कों पर बसों में बैठक घरों में इतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं कहता। सड़कों पर बसों में बैठक घरों में इतनी बड़ी भीड़ में कोई नहीं कहता। आज मुझे निराला की कुछ पंक्तियाँ याद आई। कोई नहीं कहता मैंने नागार्जुन को पढ़ा है। कोई नहीं कहता किस तरह मरे मुक्तिबोध। एक कहता है मैंने कर ली है खूब तरक्की। एक खुश है कि उसे बस में मिल गई है सीट। एक कहता है यह समाज क्यों नहीं मानता मेरा हुक्म। एक देख चुका है अपना पूरा भविष्य। एक कहता है यह समाज क्यों नहीं मानता मेरा हुक्म। एक देख चुका है अपना पूरा भविष्य। एक कहता है देखिए किस तरह बनाता हूँ अपना रास्ता। बड़ी प्रेरणादायी पंक्ति है। उस पंक्ति से मैंने अभी आइडेंटिफाई किया।
स्त्री हूँ तो क्या हूँ, पुरुषवाचक से आइडेंटिफाई तो कर ही सकती हूँ। एक कहता है मैं हूँ गरीब, मेरे पास नहीं है कोई और शब्द। एक कहता है मैं हूँ गरीब, मेरे पास नहीं है कोई और शब्द। ये 1988 की कविता है, कितनी खूबसूरत। शुक्रिया दोस्तों, मंगलेश की 5 कविताएं, आशा है आपको पसंद आएंगी। कृपया मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।